हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत मेगास्थनीज ने अलग विवरण दिया है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अलग विवरण दिया है और अशोक के अभिलेखों में अलग प्रकार के विवरण प्राप्त होते हैं। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत किसी के समाज की महिला की दशा कैसी है, किसी के समाज की दासों की प्रवृत्ति कैसी है, वहाँ के शूद्रों की प्रवृत्ति कैसी है, इन सभी के आलोचनात्मक, समालोचनात्मक और यथार्थ विवरण के बारे में चर्चा सामाजिक व्यवस्था के रूप में पढ़ा जाता है। साथियों, मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज ने समाज के 7 जातियों का वर्णन किया है। 7 जातियों का वर्णन किया है। किसने किया है? इंडिका में। अब ये जो 7 जाति इन्होंने बताया, एक तो बताया कि दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा बताया अहिर या ग्वाले, चौथा कारीगर या शिल्पी, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक और 7वां सभासद। अब मेगास्थनीज ने जो 7 जातियों का वर्णन किया है, तो इन्होंने क्या देखा? इसे कह सकते हैं आप अध्ययन अध्यापन करने वाले यानी ब्राह्मण वर्ग को, या पुरोहित वर्ग को कह सकते हो, पुरोहित पुरोहित वर्ग। दूसरा, इन्होंने खेती करने वाले को देखा होगा, तो कह दिया एक जाति किसान की थी। पशुपालकों को और दूध बेचने वालों को देखा होगा, तो कह दिया एक जाति अहिर की थी। जो कारीगर थे, शिल्पी थे, कुछ बनाते थे, तो कहा एक जाति कारीगर की थी। कुछ सैनिकों को देखा तो कह दिया एक जाति सैनिक की थी। कुछ राजस्व व्यवस्था से संबंधित कार्य करते रहे होंगे, तो इन्होंने कह दिया एक निरीक्षक की जाति थी। और एक सभासद बताया जो शासन व्यवस्था का कार्य करते थे, तो बोल दिया एक जाति शासन करने वाले यानी सभासद की थी। तो इन्होंने जो जाति व्यवस्था बताया, ये कार्य करने वाले लोगों को ध्यान में रख करके उन्हीं को जाति बता दिया। तो इस प्रकार के विवरण से तो आप भारतीय जाति को एग्जैक्ट नहीं जान पाएंगे। तो जानेंगे कैसे? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में 4 जातियाँ थीं, 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी ये 4 थे। और इसी में उपजातियां जो थीं, अर्थशास्त्र में उन्हें संकर प्रजाति कहा गया है। संकर प्रजाति मतलब 2-3 जातियों के मिलकर के कोई जाति बनती थी, उसे संकर प्रजाति कहा जाता था। लेकिन मेगास्थनीज तो महोदय बहुत ही आगे निकल गए। अब आप बताइए कि किसानी काम वैश्य भी करते थे मौर्य साम्राज्य में, शूद्र भी करते थे, दास भी करते थे। अर्थशास्त्र में इनका विवरण किया गया है। अब ऐसे अगर एक जाति है, तो अलग प्रकार के ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र में अंतर नहीं रह जाएगा। तो मेगास्थनीज ने जो 7 प्रकार के जातियों का वर्णन किया है वो ये है। लेकिन जब तक हम और पहलुओं को नहीं जानेंगे, तब तक हम कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है, हम कैसे समझेंगे? तो इसलिए हमें अर्थशास्त्र को भी समझना चाहिए। इंडिका में कहा गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं था।
यहाँ तो दास देखे ही नहीं गए। अब अगर दास नहीं देखे गए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन कैसे है? इसके मतलब दासों का जो देखने का नज़रिया था वो एक अलग था। कैसे? देखिए, यूनान में जो दास होते थे उनमें यूनानी दास और भारतीय दास, ये वही वाली हाल है कि 4 व्यक्तियों से कहा गया कि हाथी का आकार कैसा है, और 4 के चारों अंधे थे। तो जिसके हाथ में पूंछ आया उसने अलग विवरण दिया, जिसके हाथ में पैर आया उसने अलग विवरण दिया, जिसके हाथ में कान आया उसने अलग विवरण दिया। मेगास्थनीज ने यूनान में जिस प्रकार के दास को देखा था तो वहाँ के दास जंजीरों में जकड़े जाते थे। एक खोली में कम से कम 20 से 25, मतलब जितना खोली का आकार होगा उसकी क्षमता होगी उससे ज़्यादा उसके अंदर दास भर दिए जाते थे। एक जानवर की भांति उनसे व्यवहार किया जाता था। ये जो यूरोपीय आज मानवाधिकार का गुण गाते हैं, जो उनको लगता है कि ह्यूमनिटी, ऐसा कुछ नहीं था। ये पहले 1 नंबर के चोर थे सब। 1-1 रुपया के लिए मार देते थे, 1-1 ब्रेड के लिए लोगों को मार देते थे। सभ्यता, भारत की सबसे बड़ी सभ्यता थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। भारतीय सबसे पहले गुणी थे, लेकिन कहते नहीं है कि घर की मुर्गी साग बराबर, तो वही हाल रहा है भारत में। वो अपने गौरव गाथा को भूल गए हैं पश्चिमी संस्कृति को हावी करने के चक्कर में, है ना। क्योंकि भारत में, हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में पहले ही बहुत बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी थी, और यूरोप के, यूनान के लोग एक चरवाहा के भांति, लड़ाकू प्रवृत्ति के भांति डकैत हुआ करते थे। इनके पास सभ्यता कुछ नहीं था, लेकिन जो दिख गया वही बिक गया। इन्होंने देखा जात कि दास इस तरह के थे, जंजीरों में देखा, वहाँ पे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सूखी रोटी दे दिया, खा लो भैया, काम करना है। कोड़े मारते थे। अब जिन्होंने ऐसे विभत्स स्थिति दासों की देखी हो, तो भारतीय दासों को कृषि करते हुए, अच्छे भोजन करते हुए, इनसे सलाह भी मांगा जाए तो ये सलाह भी देने में, यानी कि ये सैनिक में भी शामिल होते थे, खुली हवा लेते थे। तो जब ऐसे दास को देखा हो, वो ऐसे दासों को देख करके यही कहेगा ना, यहाँ तो दास है ही नहीं। तो इसमें यही कहा जाता है कि किसी का परसेप्शन अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता है। समय और स्थान के स्थान पर, समय और स्थान के साथ पर उसका जो व्यवहार, उसकी जो सोचने की क्षमता है, वो अलग अलग प्रवृत्ति को दर्शाती है। यही इंडिका में हुआ। अब इन्होंने तो कहा दास नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। और ये 9 प्रकार के दासों का वर्णन मात्र 9 प्रकार में नहीं किया है, बाकायदा बताया है कौन कौन से दास हैं। तो आप भी जानिए भाई, इन्होंने बताया है तो आपका हक है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आपको पता होना चाहिए कि 9 प्रकार के दास कौन थे। नंबर 1, ध्वजाहरत। ध्वजाहरत, इसका मतलब होता था जब आप युद्ध करने जाते थे, युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां से लाए गए बंदी, वहां के बंदी, इनको दास बना लिया जाता था। उन्हें कहा जाता था ध्वजाहरत दास। अब ये बेचारे दास बन जाते थे, क्योंकि भाई इनका राजा पराजित हुआ है। तो जब इनको दास बना के लाया जाता था तो नाम दास का होता था, बाकी इनको खाने की व्यवस्था,
खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खुश रहने की व्यवस्था, एक सारी एक अलग प्रकार की इनको सारी व्यवस्थाएं थीं जो यहाँ के नागरिकों के लिए भी प्राप्त थीं। तो इनको अलग नहीं समझा जाता था, बशर्ते कि इनको वेतन नहीं दिया जाता था। ये वेतन नहीं पाते थे, बाकी खाने पीने की सुविधा इनको विधिवत मिलती थी। और यही कौटिल्य ने देखा था, उन्होंने इंडिका में लिखा है, जो मेगास्थनीज ने यही देखा कि यहाँ तो दास ही नहीं, यहाँ तो सब खा पी रहे हैं। हमारे यहाँ दास होते हैं ऐसे जंजीरों में बांधना। कहते हैं भूत कब कैसे देखा जाता है, जब तक भूत आधा दांत दिखा करके रात के समय ना आए तब तक उसे चुड़ैल मानते ही नहीं कोई। अभी एकदम बिल्कुल लहराती हुई, बल खाती हुई, साड़ी लिपस्टिक लगा करके वो आ जाए तो कहें भूत हैं हम, तो कहेंगे तुम्हारे से भूत हो तो हिंदुस्तान में स्वागत। तो अब भाई अलग अलग नज़रिया है लोगों का। एक है उदरदास। उदरदास इसका मतलब होता था कि जो लोग केवल भूखे होते थे, अब वो खाना खाने के लिए कि हमको भरपेट भोजन मिलेगा तो किसी के यहाँ जा करके दास बन जाते थे। उदर मतलब पेट होता है, दास मतलब दास, यानी पेट की भूख मिटाने के लिए, पेट की भूख मिटाने के लिए वो दास बन जाते थे, उसे कहते थे उदरदास। यानी ध्वजाहरत दास और उदरदास आपने देखा। तीसरे कैसे दास हैं? ग्रहजात। ये बहुत बढ़िया दास होते थे। ग्रहजात, ये नाम याद कर लीजिए, ग्रहजात। अब इनके बारे में जान लीजिए थे कौन, इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति ये थे कैसे। ग्रहजात अपने राजा के पुत्रों के लिए लड़ जाते थे, उन्हें अपना खून मानते थे। तो फिर दास कैसे हो भैया? अगर राजघराने का खून है तो जो राजघराने में दासियां होती थीं, उनसे उत्पन्न राजपुत्रों के पुत्र, यानी राजघराने के जो पुत्र होते थे, वो अपने दासियों के साथ संबंध बनाते थे और पुत्र पैदा होता था तो उसे कहते थे ग्रहदास। तो भाई वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि भाई हमारे खून को मारोगे। और कहा जाता है कि ऐसे लोग ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। कोई नया नया व्यक्ति धर्म को परिवर्तित करता है तो ज़्यादा कट्टर होता है। तो राजघराने से ज़्यादा ये बहुत कट्टर होते थे। तो ये होते थे ग्रहदासी से उत्पन्न पुत्र। जब दास बनते थे उन्हें ग्रहजात कहा जाता था। अगला है दाया भाग। दाया भाग जो होते थे, इनका भी अपना योगदान है। दाया भाग ये बहुत बड़े पितृपूज, क्या कहते हैं इसे, पितृपूज्य, या कह सकते हो पितृभक्त पुत्र होते थे। इनके पिता दास होते थे, यानी दास इनके पिता थे और इनके पिता जब नहीं रह गए तो इनके पुत्र ने उनके कार्यों को निभाया कि मेरे पिता ने वचन दिया है कि मैं आपका दासत्व स्वीकार करूं, अपने पिता के वचनों के लिए मैं आपको न्योछावर करता हूं। जैसे कटप्पा, बाहुबली के कटप्पा जो हैं, ये यही कार्य करते थे। ये दाया भाग की तरह दास की काम करते थे कि पिता भी था दास और पिता के न रहने पर उनके कार्यों का निर्वहन दास के रूप में करना वो अपना धर्म समझते थे। उसे बोलते थे दाया भाग दास। मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये हमारे यहाँ की प्रवृत्ति है, अगर पिता ने कह दिया है तो उसे निभाना पुत्र का कर्तव्य है। खैर आज ऐसा लागू नहीं होता है। एक होते हैं लब्ध दास। लब्ध, अब ऐसे दास, ये जो बड़े घर की बिगड़ायल लड़कियां होती हैं, ये उनको अपने मायके से मिलते हैं। जैसे वो कहती नहीं कि मुझे नौकरानी चाहिए,
मेरे मायके की नौकरानी होनी चाहिए, मेरे मायके का नौकर होना चाहिए, मैं उसी से सामान मंगवाऊंगी, मतलब जिद। तो उनको मिलते थे। मायके से दान दिया जाता था। जब कन्यादान होता था, कन्यादान के समय में कहा जाता था कि बेटी तुम परेशान मत होना। मतलब बाप कितना खुश होता था और दुखी भी होता था। बेटी मैं तुमको दासी दे रहा हूँ, कम से कम 15-20 लड़कियों को दे देगा कि जाओ सेवा करना मेरी बेटी का, और बाद में इनके हाथ तनख्वाह देने को नहीं होगा तो ये भी बेच देगा किसी को। यानी कि जो दास मिलते थे, अब बेटी खुश हो गई कि मेरे पिताजी मेरा इतना ध्यान रखते हैं। उन्हें नहीं पता कि इनके ज़िंदगी का ये नरक बना देंगे, वहाँ काम ही नहीं करेंगे क्योंकि मायके से आए हैं। और उसके साथ में कुछ अन्य प्रकार के और अलग से मजदूर भेजे जाते थे। तो इन्हें भूल जाइए मजदूर को। दास और दासी जो आती थी, इन्हें लब्ध दास कहा जाता था, यानी दान में मिले गए दास, दान में मिले दास। कोई भी औरत अपने मायके के चीज़ को बहुत संभाल के रखती है, तो इन लोगों को कहे कि तुम लोग संभाल के रहो, थोड़ा कम काम करो, यहाँ के लोग हैं ये लोग कम कर लेंगे। तो इनको काफ़ी सहूलियत होती थी। इनको तो बहुत ही सहूलियत होती थी कि हमरे हुआ के बिटिया आए और हम जो है इनका ध्यान दें, और ध्यान कुछ न दें, खाली खाए खाए मोटी हुई हैं और कुछ नहीं। तो इन्हें लब्धदास बोलते थे। अगला है कृत। मार्केट लगता था, बाजार लगता था। कृत यानी खरीदा गया दास, खरीदा गया। एक बाजार लगता था, लोग बिकने आते थे, जैसे राजा हरिश्चंद्र बिके थे। ऐसे ही बिकने आते थे लोग, तो उसे कृत दास बोला जाता था। आत्मविक्रयी, आत्मविक्रयी। अब यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र स्वयं जब बिके थे तो आप आत्मविक्रयी समझ लीजिए, और अपने पत्नी को, अपने पुत्र को बेचे थे तो उसे कृत समझ लीजिए। यानी कि जो स्वयं अपने आप को बेच दे, स्वयं को बेच दे और दास बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते थे आत्मविक्रयी। जिसे बहुत लोग कहते नहीं है कि भाई मैं अपने आप को बेच दूंगा, इनके लिए ऐसा कर दूंगा, चांद तारे ले आऊँगा। तो यही लोग होते हैं, आत्मविक्रयी लोग होते हैं। खूब चांद तारे लाते हैं, दास बन जाते हैं, बाद में भाग जाते हैं। अहितक होते हैं। अहितक, जो ये दास होते थे, अहितक दास, ये अगर कोई व्यक्ति किसी का बकाया होता था, यानी ऋणी होता था और ऋण चुका नहीं पाया, जब चुका नहीं पाया तो उनके यहाँ क्या करेगा, मजदूरी करेगा, उसे बोलते थे अहितक दास। और आखिरी है दंड प्रणीत। दंड प्रणीत, दंड प्रणीत जो दास होते थे, दंड प्रणीत, इन्हें जब दंड दिया जाता था, किसी कोई गलत काम करते थे तो इनको दंड में कहा जाता था आप 5 साल के लिए या 10 साल के लिए राज्य के दास हो तुम, अब जाओ तुम मेहनत करो। अब बिना पैसा के मजदूरी करेंगे, पैसा नहीं पाएंगे, खाना पाएंगे, कपड़ा पाएंगे, रहने की व्यवस्था पाएंगे, तबीयत खराब होगी तो दवा पाएंगे, बस और कुछ नहीं। बीवी से भी दूर रहेंगे, बीवी के पास नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत कठोर शासन था दंड प्रवृत्ति के लोग। तो आप समझ गए, ध्वज हरत, दाया भाग, कृत, अहितक, दंड प्रणीत, उदरदास, ग्रहजात, लब्ध, आत्मविक्रयी, यानी ये 9 प्रकार के दासों का वर्णन हुआ है। मेगास्थनीज ने 7 प्रकार के जातियों का वर्णन किया है। अब आते हैं स्त्रियों की दशा। कहा गया है कि यदि किसी के परिवार के व्यवस्था जानना हो कि इसके घर में लोग खाते पीते हैं कि नहीं खाते पीते हैं, तो उसके घर के नाली को देखना चाहिए। अगर नाली में पानी जाता है, नाली एकदम पानी से लबालब है, सूखा नहीं है,
तो समझिए कि इसके घर में खाना पानी अच्छा बनता है, लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। और कोई जो समझदार हो कि कोई देखने आ रहा हो तो 1-2 बाल्टी पानी फेंक दें, तब भी पता चल जाएगा। 1-2 बाल्टी पानी गिरेगा तो कहीं ना कहीं सूखा रहेगा। और बराबर पानी में जो है द्रव्य होता है, दलदल होता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। इसी तरह से अगर किसी समाज को जानना हो तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति को जानिए। किसी के घर की स्थिति को जानना हो तो उनके महिलाओं का पहनावा और खान पीन जानिए, उनकी बात करने का तरीका बता देगा ये कितने काबिल हैं, कितने योग्य घर से हैं। तो महिलाओं की स्थिति, अब समाज कैसा है ये महिलाएं की स्थिति पे निर्भर करता है। अब कुछ घर की महिलाएं तो ऐसी होती हैं कि वो गंदा कपड़ा ही पहने रहेंगी, अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है। अब हम नहीं बोलेंगे भाई कुछ, लेकिन होता है लोगों के यहाँ, जानते हैं हम कुछ लोगों को। पुनर्विवाह होता था, पुनर्विवाह होता था। इसका मतलब ये हुआ कि सती प्रथा कम से कम रहा होगा। भाई अगर महिला सती नहीं होगी तब तो उसका दोबारा विवाह होगा, तो इसके मतलब स्थिति ठीक थी कुछ हद तक, तो सती प्रथा का कुछ बात शायद ना रहा हो, यानी पुनर्विवाह होता था। नियोग प्रथा का विवाह प्रथा होता था, नियोग प्रथा। अब नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा में यदि किसी औरत का पति मर जाए, औरत का पति मर जाए, ना रह जाए, और उस औरत को कोई औलाद ना हो, औलाद ना हो, ऐसी स्थिति में इस औरत को अपने देवर या ऐसे कोई सहोदर संबंधी जिससे पुत्र की प्राप्ति हेतु, पुत्र की प्राप्ति हेतु संबंध बनाना, इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वो वैधत्व का जीवन यानी विधवा का जीवन फिर जीने लगेगी, फिर विधवा का जीवन वो जीने लगेगी अपने पुत्र के सहारे। यहीं पे कहा जाता है, यहीं पे कहा जाता है कि औरतों को कभी स्वतंत्र रूप से प्रवृत्ति नहीं दिया गया। ये बातें वशिष्ठ जी ने कहा है। वशिष्ठ जी ने एक बातें बताई है, उन्होंने कहा है कि पिता रचते कौमारे, भर्ता रचते यौवने, पुत्र रचते जन्मने, जन्मते जन्मते। यानी कि जब पुत्री कुंवारी होती है तब उसकी रक्षा पिता करता है, जब वह जवान हो जाती है तब वह अपने पति के संरक्षण में जाती है, और जैसे ही वो आगे का जीवन अपने पुत्र के संरक्षण में बिता देती है। मतलब ये एक ऐसी विडंबना है, बहुत गलत है। अरे काहे इतना कमज़ोर बना रहे हो भाई? लेकिन कमज़ोर हम ही आप बनाते हैं। पुत्री को योग्य बनाइए, औरत अपने आप योग्य हो जाएगी। औरत बनने तक के लिए, उसको योग्य होने के लिए मत छोड़िए, पुत्री को योग्य बनाइए। एक तरफ हमारे समाज में कहा जाता है कि यत्र पूजते नारीत्व तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। दूसरी तरफ कहा जाता है नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मतलब एक भारतीय समाज की अलग विडंबना है, एक ऐसी सोच। जब तक, मैं बार बार कहता हूं, यदि 50% को सम्मान नहीं मिला तो देश विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। आडंबर कुछ भी बना लीजिए। दूसरी चीज, यहाँ पे खैर ये तो व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं, कोई माने ना माने, आज भी लोगों की सोच यही है। कुछ लड़कियों को और लड़कों में इतना अंतर रखते हैं कि लड़कों के लिए लगेगा कि वो एकदम अगर आग न दें तो तरबे ना करी, और लड़की को पढ़ाने के लिए नानी माँ सब मर जाती हैं। क्या करोगे? पुनर्विवाह का और नियोग प्रथा का प्रचलन था। रूपा जीवा,
रूपा जीवा स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली। वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को कहा जाता था और उसकी देखरेख भी करती थी रूपा जीवा। अब देखिए, वेश्यावृत्ति पे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया है कि उनका खुद का जीवन है, वो जैसे चाहें जीने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, समाज के रूप में मान्यता क्या है क्या नहीं है? समाज तो यह कहता है कि नारी का सम्मान करो, लेकिन आपके आसपास में कोई ऐसी नारी हो जो कमज़ोर है, असहाय है, विधवा है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो शायद मुझे कोई लगता है कि आज के ज़माने में कोई कहता होगा कि एक वक्त की रोटी उसे दे दी जाए, या रोटी छोड़िए कोई ये भी कहता हो कि उस महिला को एक कोई रोज़गार मिल जाता तो बेहतर था। आपके पास बेहतर काम है, आपके पास खेतों में काम है, आपके पास में एक दुकान में काम है, तो ऐसी महिला को रखने से लोग खुद कतराते हैं कि समाज क्या कहेगा। कुछ तो बात है, समाज क्या कहेगा कि चक्कर में पूरी दयनीय स्थिति बना के औरतों की रख दी जाती है। लेकिन मौर्य काल में वेश्यावृत्ति लीगल थी, ये स्वतंत्र रूप से कर सकती थी, बशर्ते इनका एक अलग स्थान होता था, एक स्थान होता था, और ज़रूरत पड़ने पर ये देश के लिए गुप्तचरी का भी काम करती थी, गुप्तचरी का कार्य करती थी। लेकिन स्वतंत्र रूप से जो महिला वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी उसे रूपा जीवा कहा जाता था। गणिका अध्यक्ष, यानी कि जो गणिकाएँ होती थीं, गणिका मतलब होता था महिलाओं का, गणिका। देखो, गणिका और वेश्या में अंतर होता है। गणिका अपना जीवन नाच गान करके बिताती थी, और वेश्या अपना जीवन शरीर बेच करके। ये तो दोनों में अंतर होता था। इनको काफ़ी सम्मान होता था, इनके लिए विभाग था, इनके विभाग का अध्यक्ष गणिका अध्यक्ष कहलाता था। मतलब सम्मान के दृष्टि से औरतों को देखा जाता था। अच्छी स्थिति थी, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति महिलाओं की थी। शिक्षा और मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो याद रहे, मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला, उज्जैन और बनारस, ये 3 जगह एजुकेशन के लिए विधिवत व्यवस्था था। बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे कॉलेजेस चलते थे, स्कूल, लोगों को शिक्षा मिलता था। मनोरंजन के लिए लोग नाचते थे, गायन का काम करते थे, वादन का काम करते थे, नट का कार्य करते थे। नट का मतलब समझते हैं? नट का मतलब वो मत समझ लीजिएगा कि जो है आज के समय में कुछ लोग डेरा वरा लेकर के चलते हैं, उतना उस तरह ही चलते थे। लेकिन क्या करते थे, एक रस्सी यहाँ पे गाड़ते, एक पे कोई सामान, एक इधर, और रस्सी बांधते थे, और लड़की या कोई आदमी इस पे चलता था। यानी कर्तव्य दिखाते थे, कर्तव्य दिखाते थे, और उससे जो पैसा कमाते थे अपना जीवन यापन भी करते थे। तो मनोरंजन के ये भी साधन थे। लोग जुआ खेलते थे, शराब भी पीते थे मनोरंजन में, मजाक थोड़े है, शिकार भी करते थे। ऐसे कार्य लोग अपने मनोरंजन को ध्यान में रखने के लिए करते थे। अर्थव्यवस्था, मौर्यकालीन आर्थिक जीवन कैसा था? देखिए, कृषि भी होता था, पशुपालन भी होता था, और वाणिज्य और व्यापार भी होता था। वाणिज्य और व्यापार भी होता था। यानी कि आप टोटली कह सकते हो मिश्रित कृषि व्यवस्था थी। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, यानी कि मिश्रित कृषि व्यवस्था प्लस उद्योग था।
कृषि का काम, पशुपालन करते थे। फसल में धान को सबसे उत्तम फसल माना जाता था। धान को सबसे उत्तम फसल और गन्ना को सबसे बेकार, निकृष्ट, सबसे बेकार फसल माना जाता था। ऐसा क्यों था? अब देखिए, लोग कहते हैं कि वहाँ पे कहीं पे मीट बहुत खाया जाता है, कहीं पे शाकाहार। साथियों, ये परिवेश होता है, स्थान का आधार होता है। जहाँ पे सूखा पड़ेगा, केवल जानवर मिलेंगे तो इंसान मांस खाएगा, लेकिन जहाँ शाकाहार भोजन मिलने के चांस ज़्यादा होंगे तो वहीं पे तो आदमी, जब जहाँ मान लीजिए कुछ नाम दे दे, ऐसे कुछ बोबो, अब कहीं बोबो कुछ है ही नहीं, देखा ही नहीं, तो आदमी नहीं खाएगा। और कहीं मान लीजिए बोबो होता हो तो आदमी खाएगा। तो यहाँ पे जो मगध है ये तराई में पड़ता है। एक तरफ गंगा, सोन नदी, इन नदियों का संगम है। यहाँ पे आपका मगध है, यानी राजगृह, यानी पाटलिपुत्र। इधर गंगा नदी का पानी आ रहा है, इधर सोन का पानी आ रहा है, बचा कुचा गंडक उंडक का बाढ़ भी आ जाता है। तो यहाँ पे धान का फसल ही तो बेहतर होगा। और गन्ना बोने का यहाँ पे कोई बेहतर व्यवस्था ही नहीं था। तो वही वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। आज सबसे ज़्यादा लोग वाणिज्यिक फसलों में गन्ना का ही उत्पादन करते हैं, लेकिन उस समय धान को उत्तम और गन्ना को निकृष्ट फसलों में माना जाता था। उसके बाद जैसे आज रबी, खरीफ और जायद फसल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीक़ा से उस समय भी तीनों प्रकार के फसलों का उपयोग किया जाता था, यानी बनाया जाता था। हैमन, जिसे आज हम रबी का फसल कहते हैं, उस समय हैमन कहते थे। अब रबी के फसल में क्या क्या आता है? रबी के फसल में आता है गेहूं, रबी के फसल में आता है सरसों, अलसी, ये सब आते हैं गेहूं उसमें, रबी के फसल में, यानी कि हैमन। और उसके बाद आता है ग्रैस्मिक, मतलब खरीफ। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है धान, मक्का, बाजरा, इस प्रकार की जो फसल है ये खरीफ फसल में आते हैं। और तीसरा आता है केदार, इसे बोलते हैं जायद फसल। यानी रबी फसल, खरीफ फसल और जायद, हैमन, ग्रैस्मिन और केदार। इसमें क्या क्या आता है? ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, यानी कि इस तरह के फसल जो हैं वो जायद फसल में आते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में तीनों प्रकार के फसलों का उल्लेख मिलता है, यानी हैमन का उल्लेख मिलता है, ग्रैस्मिन का उल्लेख मिलता है और केदार का उल्लेख मिलता है। हैमन मतलब रबी का, ग्रैस्मिन मतलब खरीफ का और केदार मतलब जायद का। और सिंचाई की भी विधिवत व्यवस्था थी, बहुत बेहतर व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में सिंचाई का था। हाँ, वो अलग बात है कि जहाँ सिंचाई के साधन सरकार देती थी वहाँ राजस्व टोटल उपज का 1/3 लिया जाता था, और जहाँ पे सिंचाई प्राकृतिक रूप से होता था वहाँ पे 1/4 से 1/6 लिया जाता था।
और सिंचाई की सुविधा जहाँ मिलता था वहाँ पे 1/3। तो कैसे? सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, तो इससे माना जाता है कृषि कार्यों के लिए कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनके गवर्नर थे सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त। इनके द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। तो ये साक्ष्य बताते हैं कि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता था। अब आते हैं, क्या व्यापार भी होता था? तो होता था। उद्योग धंधे बहुत अच्छे अच्छे थे। कहा जाता है बंग में, मतलब बंगाल में एक मलमल का विश्वविद्यालय था। वाओ, विश्वविद्यालय। आज के समय में ऐसी सुविधाएं बहुत कम देखी जाती हैं। कुछ लोग फैशन डिजाइनर का काम कर लिए तो ठीक है, और नहीं तो कोई मतलब नहीं, और करने के बाद बहुत लोग नकारा ही होते हैं। अब नहीं बताएंगे, हम जानते हैं उनको, कुछ लोगों को। जो बंग है, बंगाल, यानी मलमल का विश्वविद्यालय जो है वो बंगाल में था, और यहाँ पे कैसे प्रकार के कौन से मलमल बनाए जाएंगे, किस प्रकार का वस्त्र का उपयोग होगा, वो सारी चीज़ें बताई जाती थीं। चीन पट्ट का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र में चीन पट्ट का उल्लेख किया गया है, और चीन पट्ट मतलब होता है चीन के द्वारा, चीन से प्राप्त रेशम। वही रेशम मार्ग जो अभी चीन के कब्जे में है, आगे चल करके कुषाण वंश के शासक कनिष्क सब पे कब्जा कर लेंगे। जो भारतीय कुषाण वंश के शासक हैं वो सब पर कब्जा करने वाले हैं। तो इन्होंने, यानी उद्योग धंधों में सरकार का हस्तक्षेप होता था। यानी जो विश्वविद्यालय था मलमल का, उस पर काफ़ी योगदान, यानी अनुदान सरकार देती थी, और यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि व्यापार का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, इसके लिए एक विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता है। खान उद्योग के अध्यक्ष को अकारा अध्यक्ष कहा जाता था। अकारा अध्यक्ष ये कौन थे? ये खान उद्योग के प्रमुख थे, प्रमुख अधिकारी। किसके? खान उद्योग के। यहाँ पे धातु उद्योग, नमक उद्योग, धातु उद्योग, नमक, शराब, जहाज रानी आदि का उल्लेख किया गया है। इस शराब जो है, जो आबकारी विभाग है, ये राजस्व बहुत देता है, राजस्व बहुत ज़्यादा आता है। जब कोविड के समय में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, तो केवल शराब को छूट दिया गया था, अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पे आ गई। इतना पैसा आता है इससे। तो यहाँ पे धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, ऐसे प्रकार के उद्योगों का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। व्यापार व्यवस्था कैसा था?
व्यापार विभाग के अध्यक्ष को पड़याध्यक्ष कहा जाता था। पड़याध्यक्ष ये व्यापार विभाग के प्रमुख थे, प्रमुख अधिकारी थे। यानी जहाँ का क्लासिफिकेशन अलग अलग विभाग के रूप में, डिपार्टमेंट के रूप में हो, तो संभव है कि सरकार का हस्तक्षेप उसमें था और कार्य विधिवत होता था। और जो व्यापारियों का संगठन था उसे संभूत समुत्थान, संभूत समुत्थान या सामव्यवहारिक होगा, हाँ सामव्यवहारिक, ये व्यापारी संगठन है। जो व्यापारी संगठन हैं उन्हें अर्थशास्त्र में सामव्यवहारिक और संभूत समुत्थान कहा गया है। और इनके जो प्रमुख होते थे उन्हें पड़याध्यक्ष कहा गया है। इनके प्रमुख को पड़याध्यक्ष कहा गया है। और जो व्यापारियों का नेता होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। आज भी जब बंजारे कहीं जाते हैं, कहीं गांव में देखिए तो झुंड में झुंड लोग काम करने जाते हैं, तो पहले जो बंजारा आते थे उन्हीं के रूप हुआ करता था व्यापारियों का समूह, और उन्हीं के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। बंजारे मूवी में इसका पूरा का पूरा विवरण उसमें आपको मिल जाएगा। सिक्का, अब इतना सब होता था तो पैसा भी रहा होगा, तो सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबा का सिक्का था। यानी सोने के सिक्के जो थे इसके बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन माना जाता है जो निष्क नामक सिक्का था वो सोने का था, जो वैदिक काल से ही चला आ रहा था। वैदिक काल से ही सर्वाधिक प्रचलित सिक्का मौर्य साम्राज्य में चांदी का था, पण और कारसापण। यानी जो पण और कारसापण सिक्का था ये ही ज़्यादा प्रचलित था, और वेतन के रूप में अर्थशास्त्र में इसी का उल्लेख है कि लोगों को वेतन कारसापण में दिया जाता था। फिर धरण और शतमान, धरण और शतमान भी चांदी के सिक्का होते थे। उसके बाद तांबे का भी सिक्का मिलता है, तांबे का उल्लेख मिलता है। मासक और काकड़ी, मासक और काकड़ी, मासक और काकड़ी नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो साथियों, मौर्य साम्राज्य के सारे डायमेंशन को मैंने देखा, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से आप जानते हैं कि उसमें अलग अलग शासकों ने सबको संरक्षण दिया, सबको सम्मान दिया, सबको लेकर के चलने की प्रवृत्ति मौर्य साम्राज्य में देखी जाती है। मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।